ओके, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है पेपर 1 की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अभी एग्जाम के लिए नहीं, आगे यदि आप एकेडमिक फील्ड में जाते हैं, आपको पीएचडी करना है, तो उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा पीएचडी आपका रिसर्च बेस्ड ही है ना। तो इसीलिए रिसर्च पढ़ना, और अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से समझते हुए। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं सिलेबस में, ये हैं, आपको मैंने बता दिया है पहले ही। नेक्स्ट हम मीनिंग ऑफ रिसर्च से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो टू वर्ड, स्पेशली री और सर्च। पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है। चलिए लेते हैं। चलिए, री और सर्च, पुनः किसी चीज को फिर से मतलब सर्च करना, जो चीज पहले से इन्वेस्टिगेशन हो चुका है उस चीज को फिर से सर्च करना। अब इसका जो प्रोसीजर लिया जाता है तो कैसा, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक। मतलब आप किसी चीज को सर्च करके ऐसे ही बता दे तो वो अलग बात है, लेकिन एक साइंटिफिक, एक प्रूफ के साथ कि आपने कुछ एक प्रोसीजर फॉलो की है, ये स्टेप फॉलो किए हैं, उनको सिस्टमैटिक कहा गया कि सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करके एक साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है या जो भी नॉलेज को फाइंड आउट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और वो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट था, बस उसी में हमने क्या किया कि कुछ नया ढूंढा, तो वो क्या हो जाता है, रिसर्च कहलाता है। एंड देन फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है, फाइंड समथिंग न्यू। एंड अनदर वर्ड, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, एक आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कोई चीज हम खोज रहे हैं तो ये भी कैसा आर्ट की तरह है कि किस प्रकार से हम सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसको हम खोज रहे हैं। देन आप यहाँ देखेंगे क्रेसवेल ने कहा है, a procedure of procedures used to obtain and analyze information to expand our understanding of a certain topic or a situation। किसी certain topic, कोई भी आप चाहे टॉपिक ले लें, कोई सिचुएशन ले लें, आपके आसपास जो सिचुएशन है, परिस्थितियां जो आपके आसपास बनती हैं, जो चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये चीजें कैसे हो रही है ना, उन चीजों पर आपको अंडरस्टैंडिंग लानी, उन चीजों को एनालाइज करके एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब उसका आप लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि किसी टॉपिक या किसी सिचुएशन को समझते हुए उससे उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना उस इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन से उसके लास्ट एंड रिजल्ट तक पहुंचना। ये जब प्रोसीजर फॉलो होता है, ये जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। यहाँ अनदर वर्ड रिसर्च रिफर करता है सर्च फॉर नॉलेज। सर्च फॉर नॉलेज मतलब किसी नॉलेज को ही हम सर्च कर रहे हैं, वही क्या है, रिसर्च है। अब यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, न्यू नॉलेज, नोन टू अननोन, मतलब आपको पता था कि ये चीजें हैं, है ना, कुछ चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं आपको पता था। लाइक दैट, हम यदि बात करें सूर्य नमस्कार की, यदि आप उस पर रिसर्च करते हैं तो सूर्य नमस्कार आपको पहले से ही पता है कि सूर्य नमस्कार करने से ये होता है, या सूर्य नमस्कार करने से ये होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, या इतने स्टेप्स होते हैं, तो इनको कैसे हम फॉलो करेंगे तो क्या बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। देन हम क्या करते हैं, जब उस पर रिसर्च करते हैं तो उसका हम साइंटिफिक प्रूफ देते हैं कि ये होता था, वर्बली हमें पता था, हमने बुक में पढ़ा था, हमने कहीं देखा था, बट अभी हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक मैनर में हमने इसको प्रूफ किया है कि सूर्य नमस्कार करने से डाइजेशन अच्छा होता है, सूर्य नमस्कार करने से फैट जो है कम होता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें जो हम देते हैं साइंटिफिक उसमें देते हैं, एक फैक्चुअल नॉलेज देते हैं, सिर्फ हम वर्बली नहीं बोलते हैं। तो वो इसीलिए उसको क्या कहा गया कि वह एक रिसर्च है। एंड द पर्पस ऑफ रिसर्च यदि देखा जाए तो मेन पर्पस जो है रिसर्च का वह क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, देन प्रूफ करना थ्योरीज को, जो भी थ्योरीज हैं उनको प्रूफ करना, नॉलेज प्राप्त करना इन सर्टेन फील्ड ऑफ नॉलेज। किसी फील्ड में, जैसे हम योग की फील्ड में हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन में है, या कोई अदर फील्ड में है, तो वो सभी अपने अपने फील्ड का, या कोई आर्ट की फील्ड में है, जो भी
है, तो सभी अपनी अपनी फील्ड का क्या करते हैं, नॉलेज को, जो उस पर्टिकुलर फील्ड पर गए या कोई पर्टिकुलर थ्योरी दी गई है या पर्टिकुलर नॉलेज जो उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, उन चीजों को क्या करना, प्रूफ करना और उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। देन डिस्कवर द आंसर क्वेश्चन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। सेम वही चीज दी गई है कि डिस्कवर करना, आंसर को कैसे डिस्कवर करना है, तो साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू। मतलब आपको ऐसे नहीं दे देना है कि हमने क्या किया कि बस हमने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और वो हमने लिख दिया, हमने कोई साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। नहीं, तो हमें क्या करना है, वहां पर टेस्ट जो हम करते हैं, टूल का उपयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेथड यूज करते हैं, मेथडोलॉजी यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है साइंटिफिक प्रोसीजर है जो आपकी रिसर्च को साइंटिफिक वे में प्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ से बस इतना ही हम पढ़ेंगे। मेनली रिसर्च का हमने मीनिंग पढ़ा कि रिसर्च क्या होती है। ठीक है, ये सभी को वैसे पता था, इतना डीप समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले रिलायबिलिटी। आप देखेंगे यदि यहाँ रिलायबिलिटी, रिसर्च आपकी रिलायबल होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था रिलायबल कैसी होती है, बार बार जो भी रिजल्ट आ रहा है बार बार उसको चेक करना। जितने ज्यादा बार बार चेक करने में सेम रिजल्ट आता है तो वो रिसर्च की रिलायबिलिटी को शो करता है। ये देखिए कंसिस्टेंसी जैसे हमने देखा, कंसिस्टेंसी, व्हाट इज रिलायबिलिटी मींस टू टर्म ऑफ रिसर्च। तो कंसिस्टेंसी होती है बार बार हम किसी चीज को कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है ना, और हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। जैसे स्टडी में भी कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, तभी जाकर के आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो वैसे ही कहा गया कि रिसर्च जो होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इट मेक्स टू रेफरेंस हाउ प्रिडिक्टेबल टू रिजल्ट ऑफ एग्जामिन आर, की मतलब जो भी रिजल्ट हमने देखे थे या एग्जामिन किया था, प्रिडिक्ट किया था, वो रिलायबल है या नहीं, वो सही है या नहीं, इस चीज को यदि वो चेक कर रहा है तो वो क्या होती है, रिलायबिलिटी। तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। एक्यूरेसी, हाँ, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, एक्यूरेसी। इट इज अनमिस्टेकबली लिंक legitimacy and it also refer to how closely study techniques, tools, equipment are related to one another। मतलब क्या है, आपकी रिसर्च एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या किया कि रिसर्च उठाया और कुछ भी टूल्स ले आए, कोई भी मेथड लगा दी, कुछ भी करके और आपने बता दिया कि हमने रिसर्च किया है, हमारे पास ये डेटा है। जैसे फैब्रिकेशन भी बोल देते हैं कि रिसर्च कंडक्ट नहीं किया और खुद से डेटा बना दिया हमने, कि हमने क्या किया, मन ही मन में एक इमेज किया कि 15 लोगों को हमने लिया था, उन पर स्टडी किया है और उनके स्टडी के, जैसे हम बोल देते हैं ना, नॉर्मली बोल देते हैं उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड ठीक होता है। अब हमने क्या किया, हमने उसका इमेजिनेशन तो बना ही रखा है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, और हमने उस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन हमने क्या बोल दिया, कहीं भी हमको यदि प्रूफ करना है तो हमने अपने मन में ही 15 लोग, जैसे कुछ लोग करते हैं रिसर्च पेपर बनाते हैं, तो 15 लोगों को उठाया, उसका डेटा उस पर दिया, एक का पता है कि चलो ऐसा हुआ, तो 15 लोगों का फैब्रिकेशन कर लिया, डेटा खुद से बना लिया उन्होंने, जो कभी रिसर्च कंडक्ट भी नहीं हुई है। तो वहां पे क्या होना चाहिए कि प्रॉपर टूल्स यूज होने चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज होने चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स यूज होने चाहिए। यदि आप डेटा ले रहे हैं, डेटा को एनालाइज करिए, डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं उनको यूज करिए, तो आपकी रिसर्च क्या होगी, एक एक्यूरेट रिसर्च होगी, एक्यूरेसी को शो होगी, मतलब यहाँ पे कोई भी फॉल्सिफिकेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी की बात यदि किया जाए तो क्वालिटी, रिसर्च की क्वालिटी क्या है ना। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे, जैसे रिलायबल, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सबसे ज्यादा मेन टर्म यूज होने वाले हैं रिसर्च में, क्योंकि ये जो टर्म है हर एक चीज में यूज होंगे। जब आप सैम्पलिंग की बात करेंगे, रिसर्च के टाइप की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, तो आपका मेथड कैसी है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, या आपकी रिसर्च के टाइप कैसे हैं, है ना, वो किस प्रकार से उस पर डेटा कलेक्शन किया गया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर या सब्जेक्टिव बेस्ड पर, तो सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें बायसनेस जो होता है ना, बायस ना होना। बायस ना होना मतलब आप अपनी रिसर्च में अपने से चीज दे देना, रिसर्चर का जब वहां इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब हम रिसर्च कंडक्ट तो
शो करना है रिजल्ट को। तो जब विदाउट बायस होगा, जैसे हम सैम्पलिंग जब सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्शन करते हैं ना, तो रैंडम में क्या होती है, बायसनेस होती है। और यदि रैंडम सैम्पलिंग ना हो, सैंपल यदि सेलेक्ट करके किए गए हो ना, सिलेक्टिव वे में मैनर में किए गए, तो वहां पे बायस आ जाता है कि हम क्या करते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों को उठा लेते हैं कि हमें ये पसंद है, चलो इस पे अच्छा रिजल्ट आएगा, हम इसको ले लेते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं रिसर्चर क्या हो जाता है, बायस्ड हो जाता है। तो रिसर्च जब है क्वालिटी बेसिस पे कंडक्ट की गई हो और वहां पर कोई बायस ना हो, तो वह रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को दिखाती है। यहाँ पे दिखाया गया, साइंटिस्ट स्टिल क्लीन द पॉसिबिलिटी दैट देयर ओन कैरेक्टर, जैसे ओन कैरेक्टर, बिहेवियर एंड एटीट्यूड माइट नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। जो मैंने आपको बताया कि रिसर्चर का जो रोल होगा, उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो उस पर शो नहीं करेगा, जो वो साइंटिफिकली उसने प्रूव किया सिर्फ वही बोल सकता है। मान लीजिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने कहा मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन पढ़ाने वाले बच्चों को अच्छे से समझ आता है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने क्या किया कि रिसर्च में ये एक लाइन लिख दी, बट मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, हो सकता है नहीं भी आता हो समझ पे, तो वहां हमने क्या किया कि बिहेवियर को जज किया और अपने हिसाब से चीजें दे दी, वहां पे हमने किसी का ओपिनियन नहीं लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगी, लैक हो जाएगी, है ना, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी रिसर्च में, वहां पे बायस्ड हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया रिसर्चर का जो एक्सपीरियंस है एम्पेरिकल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइट नॉट बी इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट एंड टू प्रिवेंट बायस दे क्रिटिकली, मतलब आपका जो बिहेवियर है, ये सारी चीजें एक तरफ आ जाएंगी, इनसे क्या होगा, आपके रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट बायस दे क्रिटिकली इवेल्यूट द रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्या करना है, क्रिटिकल इवेल्यूशन करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी में 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बायसनेस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है क्रिटिकली इवेल्यूट की गई हो, ना कि आपके बिहेवियर, ना कि आपके कैरेक्टर, ना कि एटीट्यूड से वो इम्पैक्ट कर रहा हो रिजल्ट, ना ही आपने अपने एक्सपीरियंस को दिया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी इज अचीव्ड बाय यूजिंग द ग्रेटेस्ट डेटा सोर्स, कि कहाँ से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजीज, जो भी इन्वेस्टिगेशन के समय हम मेथड यूज करते हैं उनको, और डेटा को कैसे गैदर करते, सोर्स, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स से डेटा लिया या सेकेंडरी सोर्स से डेटा लिया, तो हमने किस सोर्स से डेटा लिया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वहां आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को शो करता है। यूजिंग ऑप्शनल इंफॉर्मेशन रिड्यूस कॉस्ट एंड सेव्स टाइम, जैसे हम किस प्रकार की, मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च ली, तो हमने सबसे पहले इसीलिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना रिसर्च का, कि हमारा खर्च कितना आएगा, रिसर्च की कॉस्ट क्या होगी, हमें क्या सैंपल इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, क्या हम जो डेटा का सोर्स लगा रहे हैं डेटा इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो वो सब चीजों को दिखाने के लिए ही हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, ताकि आपकी रिसर्च में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही ध्यान रखनी होती है। ये नहीं कि आपने आधी रिसर्च कर लिया, उसके बाद जाकर देख रहे हैं इसमें तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं, अब उतना आपके पास कॉस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे, है ना, उतना मनी ही नहीं है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, आपके कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। दैट्स वाई क्या करना है कि पहले ही देखना है कि कितना खर्च आ सकता है, या कितने डेटा, कितना सैंपल साइज अवेलेबल है, कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, वो सारी चीजें हमें रिसर्च में पहले से ही देख लेनी होती हैं। और यही चीज आपकी जो रिसर्च है उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करती है। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें पढ़ी है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी, ये मेन है। और भी चीजें होती है, जैसे वैलिडिटी भी आ जाएगी इसमें, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि आपका रिसर्च का जो रिजल्ट हो वो वैलिड होना चाहिए, ये नहीं बायस्ड नहीं होना चाहिए कि आपने कैसे भी करके आपको रिजल्ट शो कर दिया, तो वैलिडिटी भी आ जाएगी। वो पॉइंट शायद मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? इसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की थी, वो और एक बार बायस उसके बारे में बता दीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ये जब भी हम रिसर्च में डेटा गैदर करते हैं ना, 2 सोर्स होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो होता है 1 to 1, लाइक आप आए,
मेरे इंस्टीट्यूट में, सपोज दैट मेरा एक इंस्टीट्यूट है और आप आए मेरे इंस्टीट्यूट में और आपने मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि मैं सिखाती हूँ तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज 1-to-1 डेटा, है ना। एंड सेकेंड हैंड डेटा जो सेकेंडरी डेटा होता है, लाइक आपने सपोज दैट मैं पढ़ा रही हूँ और आप इसका जो क्या इम्पैक्ट हुआ वो आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछे कि मैम पढ़ा रही थी तो क्लास में कैसा लग रहा था, वो तीसरा व्यक्ति जिसने वीडियो देखी, जिसने नहीं पढ़ा है अच्छे से, है ना, वो सेकेंड हैंड डेटा में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी डेटा। तो इसी प्रकार इसमें क्या लिए जाते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी, जो रिकॉर्डिंग होती है, जो गवर्नमेंट की फाइल्स होती हैं, ऑटोबायोग्राफी होती है, ये प्राइमरी डेटा सोर्स होते हैं। देन सेकेंडरी डेटा सोर्स जो होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, आपकी बुक्स हो गई जो किसी और ने लिखी है, ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी डेटा होते हैं। तो इस प्रकार से डेटा का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू जो लेते हैं वो प्राइमरी डेटा सोर्स होता है, 1-to-1 हम कंडक्ट करते हैं, ओके। और एक बार ये बायस का उसको भी बता दीजिए। हाँ। बायस्ड मतलब जहां पर हम अपनी रिसर्च में क्या करने लगते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें लगाने लगते हैं अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, मतलब वहां पे हम साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए हम अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वहां पे रिसर्च बायस्ड हो जाती है। जैसे डेटा में ही मान लीजिए आपके पास डेटा है 4 लोगों का, आपने अपने मन से एक व्यक्ति का और डेटा बना करके अपनी रिसर्च में शो कर दिया और बोला मैंने तो 5 लोगों पर रिसर्च किया, तो वो रिसर्च वहां पे बायस्ड हो जाएगी, है ना। बायस होना मतलब पक्षपात करना एक प्रकार से, कि अपने पक्ष में रिजल्ट शो कर लेना, तो वो बायस्ड हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। मतलब जितना आपने बताया है अपने सिनॉप्सिस या स्टार्टिंग में, उतना ही मतलब रखना, ये कह सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। चीजें ऐड हो सकती हैं, बट यदि आपने किया है तो, लाइक आपने दिखाया मेरे पास 40 सैंपल थे, मैंने 40 सैंपल पर रिसर्च मैंने की, है ना, या मुझे करनी है, बट ऐसा हुआ कि आपकी रिसर्च के ड्यूरेशन में क्या किया, कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट भी कर देते हैं, तो कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया, अब आपके पास 35 सैंपल बचे हुए, आपने दिखाया 40 था बट 35 सैंपल पे आपने क्या किया, रिसर्च की है, तो वहां पर जब आप शो करोगे लास्ट में रिजल्ट तो 35 ही शो करना पड़ेगा। यदि आपने 40 शो कर दिया लेकिन आपने रिसर्च 40 पे कंडक्ट नहीं की, वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, आपने डेटा खुद से फैब्रिक कर लिया। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका कुछ एम, ऑब्जेक्टिव और पर्पस होते हैं, जिन चीजों को हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो करंट इश्यूज को चेक करना, कंडीशंस को चेक करना, आपके आसपास जैसे क्या चीजें चल रही हैं, किन चीजों पर आप रिसर्च कर सकते हो, मतलब ख्याल नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना रिसर्च में। मतलब रिसर्च आप करने जाओगे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप अपने आसपास कुछ चीजें होते देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उसमें आप सोचते हैं कि इसमें कुछ होना चाहिए, मतलब आपने उसको लाइव देखा है, फील किया है उन चीजों को, उन कंडीशंस को फील किया है, तब जाके आप उस पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वही कहा गया कि करंट इश्यूज को या कंडीशंस को लुक आउट करना, चेक करना, देखना उन्हें, ठीक है। एंड क्रिएट अ न्यू फ्रेमवर्क और मेथड, न्यू फ्रेमवर्क और मेथड को क्रिएट करना, मेक फ्रेश डिस्कवरीज, जो पहले नहीं हुआ है उसको बनाना, कुछ नया बनाना, एग्जिस्टिंग था बट उसी में कुछ नया खोज लेना, फ्रेश डिस्कवरीज, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ब्रॉडर टॉपिक्स, इन्वेस्टिगेट करना एंड एग्जामिन करना बड़े बड़े जो एरिया हैं या बड़े टॉपिक हैं उन पर, प्रोवाइड एन आंसर टू अ क्वेश्चन, कोई यदि क्वेश्चन है, रिसर्च का कुछ क्वेश्चन बन रहा है, मतलब यहाँ पे आप हाइपोथेसिस से भी ले सकते हैं, रिसर्च में हम जो क्वेश्चन बोलते हैं हाइपोथेसिस को बोलते हैं, तो उस हाइपोथेसिस का आंसर को प्रोवाइड करना या प्रूफ करना हाइपोथेसिस को, तो रिसर्च में कोई क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करना, आंसर प्रोवाइड करना, या हाइपोथेसिस को प्रूफ करना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, इवेल्यूट या कंबाइन द नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी दे गया है, किसी ने उस पर रिसर्च कर दी है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, कहीं पढ़ा है, सुना है, देख रहे हैं, और उस पे फिर से आप क्या कर देंगे, कुछ नया वैल्यू कर देंगे नॉलेज को कंबाइन करके। टू टेस्ट हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस लिया उसको टेस्ट करना, रिलेशनशिप चेक करना वेरिएबल्स के बीच का,
दो वेरिएबल हैं, उन दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक दूसरे पर क्या असर हो रहा है ये चेक करना है, एक दूसरे पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों को। तो जो कॉज और इफेक्ट है उसको चेक करना, वेरिएबल के बीच का कॉज एंड इफेक्ट चेक करना, एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड यूज होती हैं, तो उन मेथड्स को फॉलो करना होता है ना। द मेन एम ऑफ जो रिसर्च है, फाइंड आउट ट्रूथ विच हिडन, जो हिडन है, मतलब है बट क्या है, हिडन है। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, तो नॉलेज जो है वो पहले से दिया हुआ है बट वो हमें विजुअली दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, उसको थ्रू द साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू आपको क्या करना है, उसको प्रूव करना है एंड डिस्कवर करना, हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड है, जो पहले से डिस्कवर नहीं है उसको डिस्कवर करना है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? मैम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए मैम। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, हेलो, हाँ हाँ जी बताइए। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है डिपेंडेंट, ठीक है, जिस पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा। डिपेंडेंट तो आप शब्द समझ रहे हैं ना, जो अपने आप में अकेला है, जो दूसरों को इफेक्ट कर सकता है लेकिन वो खुद इफेक्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी, जो दूसरों से इफेक्ट होगा बट दूसरों को इफेक्ट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट जो होता है जो किसी से इफेक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने योग का एक आसन ले लिया, ठीक है, वो आसन क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। किसी डिजीज को ले लिया, आपको डिजीज को ठीक करना है उस आसन से, तो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। तो वहां पे जो पेशेंट हुआ या डिजीज हुई या कुछ चीज जो आप जिसको आप इंटरवेंशन देने वाले हैं वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो भी आप जिसके थ्रू देने वाले हैं, या तो आप आसन ले लीजिए, प्राणायाम ले लीजिए, जो भी लेने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट हम उस पर देखेंगे। तो यही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक करना, ठीक है, कि क्या कारण था और उस पर इफेक्ट क्या डाला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसके आगे हम वेरिएबल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये मेन है, बस ये दो वेरिएबल इसीलिए पढ़ते हैं कि मेनली दो वेरिएबल पे हम बात करते हैं, बट इसके बीच में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। जैसे यदि हम देखें, मान लीजिए किसी का वेट बढ़ रहा है, हमने कह दिया कि उसकी डाइट अच्छी नहीं है इसीलिए वेट बढ़ रहा है, बट हो सकता है एज दूसरा फैक्टर हो, तो वो जो एज है वो तीसरा वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एज और डाइट हो गए, ठीक है, बट जो थर्ड वेरिएबल है आपका वो कौन सा हो जाएगा, डाइट और वेट जो आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होगा, जो एज होगी आपका थर्ड वेरिएबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे चल के सभी वेरिएबल को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था रिसर्च एथिक्स क्या है, उसको लिख दिया है था मैंने आपके के थ्रू। जो आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अनदर वन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके रिजल्ट में, ये सब चीजें क्या है रिसर्च एथिक्स। नो प्लेगरिज्म, ठीक है, जीरो प्लेगरिज्म भी बोल देते, जीरो प्लेगरिज्म होना, या डेटा को फॉल्सिफिकेशन ना करना, फैब्रिकेशन ना करना, आपका जो बोला जाता है ऑथरशिप भी इसमें आ जाती है रिसर्च एथिक्स में, कि ऑथरशिप कैसी होनी चाहिए, कि जिसने लिखा एक्चुअल ऑथर वो, किसी को घोस्ट या गेस्ट ऑथरशिप ना देना। ये सारी चीजें एथिक्स को फॉलो करना होता है कि रिसर्च के दौरान आप किन चीजों को फॉलो करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो भी आप प्लान कर रहे हैं रिसर्च में जो कंडक्ट करना है ना, उस प्रकार से मेथोडोलॉजी को यूज करना। थीसिस राइटिंग का भी मैंने बताया था कि जब हम पीएचडी में एक ब्रॉडर सेंस में लिखते हैं तो उसको थीसिस बोल देते हैं, वही चीज जब हम मास्टर्स में लिखते हैं छोटे रूप में तो उसे क्या बोलते हैं, डिसर्टेशन बोलते हैं, बट समटाइम्स कुछ लोग उसे भी थीसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर थीसिस भी हम पढ़ेंगे एंड डिसर्टेशन भी। एंड इसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, जो भी हम इसमें रेफरेंस राइटिंग लिखते हैं तो कौन से स्टाइल्स में होनी चाहिए या कैसे स्टेप्स को फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीजें। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, एप्लीकेशन जो है एजुकेशन के थ्रू हम कैसे इफेक्टिव नॉलेज दे सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं पुअर नेशन की, वो चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ठीक है।
आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेनली बहुत सारे टाइप की रिसर्च होती है, लेकिन मेनली थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चर, लॉजिकल, जो कि यहाँ मैंने इसके बेसिस पे भी दिखा दी है, ठीक है। आप इस पे देखेंगे एम्पेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बट हम जाएंगे कहाँ पर, मेन जो है कि रिसर्च के टाइप्स को कैसे डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे जो केवीएस मदान की बुक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च के टाइप्स को डिवाइड किया गया है, और ये मैंने वहां से लिया है। आउटकम के बेस्ड पर रिसर्च को डिवाइड किया गया 3 भागों पर, है ना। आउटकम, जो हमें आउटकम देती है रिसर्च, जिससे एक रिजल्ट निकल कर आता है, जो एक प्रॉपर आउटकम देती है, तो वो क्या होती है, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। अप्लाइड का ही छोटा रूप एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल इसे बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्योर आउटकम मिलता है। बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, जो एक ब्रॉडर सेंस पे, ब्रॉडर स्केल पे बेसिक नॉलेज से या बेसिक चीजों से एकदम स्टार्ट करती है और लास्ट हमें रिजल्ट प्राप्त करती है, आउटकम दिलाती है। तो इसे बेसिक, प्योर, फंडामेंटल, 2 प्रकार और इसको बोल सकते हैं। इसे बेसिक रिसर्च भी बोला जाएगा, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। यदि देखा जाए जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, इसमें ब्रॉड एंड लार्ज स्केल पर नॉलेज का आउटकम देखा जाता है। ह्यूमन वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर या एनवायरमेंट वेलफेयर पर देखा जाता है। देन सेकेंड, ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। सिर्फ हमें ये पढ़ना कि आउटकम के बेस्ड पर कौन कौन सी रिसर्च है, तो 3 रिसर्च है, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। यदि अप्लाइड रिसर्च को देखा जाए तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है स्मॉल स्केल पर। यहाँ पे देखिए ये लार्ज स्केल पर होती है फंडामेंटल, एंड अप्लाइड उसी का क्या हो जाती है, स्मॉल स्केल पर। कॉमर्शियल, प्रैक्टिकल या प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो ये भी आता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए स्मॉल स्केल पर यूज की जाने वाली किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली रिसर्च कौन सी है, तो अप्लाइड रिसर्च है। अब इसी में क्या करते हैं, जैसे एकेडमिक फील्ड में आ जाते हैं, जब किसी छोटे रूप में हमें तुरंत ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। लाइक हमने पढ़ाया, एक यूनिट पढ़ा दी, मैंने आपको एक यूनिट पढ़ा दी, ठीक है। यूनिट पढ़ाने के बाद मैंने आपका एक टेस्ट ले लिया, टेस्ट में देखा बहुत सारी गलतियां थी, तो वो मेरी एक प्रॉब्लम आ गई कि चलो यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब मुझे उसको सुधारना, तो मैं क्या करूंगी, उस यूनिट को मैं फिर पढ़ाऊंगी और फिर टेस्ट लूंगी। तो ये एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है, कि हम प्लान करते हैं, मतलब वही चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एक साइकिल बन रहा है कि हमने पहले पढ़ाया, ठीक है, प्लान किया, पढ़ाया, फिर टेस्ट ले लिया, और फिर से क्या किया, फिर उसको पढ़ाया। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किस टॉपिक में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उन चीजों को फिर से हम रिपीट कर दिया। तो इसको तो एक बोलते हैं कि ये प्रैक्टिशनर रिसर्च है। ये देखेंगे आप, इसको प्रैक्टिशनर रिसर्च भी कहा जाता है, और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता है। मतलब ज्यादातर जो एक्शन रिसर्च का उपयोग किया जाता है एकेडमिक प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, है ना, या तो आपका देखा जाएगा सेमेस्टर टेस्ट हो गए, तो वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इमीडिएट प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए है, तो वहां पर इस रिसर्च का उपयोग होता है। तो ये 3 रिसर्च जो होती हैं आउटकम बेस्ड होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल, सेकंड अप्लाइड एंड थर्ड आपकी एक्शन। ये 3 रिसर्च आउटकम बेस्ड है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लॉजिक, आपने ये इंडियन लॉजिक में भी पढ़ा होगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव जो होती है ये थ्योरी बिल्डिंग करती है ना, किसी भी थ्योरी को बिल्ड करती है। जर्नलाइज करना, जर्नलाइज करना मतलब किसी एक व्यक्ति में या किसी 10 व्यक्ति में, हम कहें 10 व्यक्ति में आपने रिसर्च की, देखा, और आपने उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया। पूरी पॉपुलेशन, मान लो आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं, और आपने उस 10 बच्चों को उठाया, 10 बच्चे पे कोई रिसर्च कर ली, उससे आपने एक थ्योरी जर्नलाइज कर ली, कि ये एक थ्योरी निकाल ली कि ये थ्योरी है, ऐसा हम पढ़ाएंगे तो ये आउटकम मिलेगा। तो वही जो टेक्निक्स थी पढ़ाने की, वो आपने क्या किया, उन 40 बच्चों पर जर्नलाइज कर दिया, तो वो क्या हो गई, थ्योरी बिल्डिंग हो गई। एक आपने थ्योरी बना दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा, यदि 10 पर हो रहा है तो अगले जो 30 हैं उन पर भी होगा। तो आपने क्या किया, वहां पर थ्योरी को जर्नलाइज कर दिया, तो वो जर्नलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं डिडक्टिव, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, ठीक है, टू चेक समथिंग, कुछ चेक करने के लिए, कुछ नॉलेज को चेक करने के लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ जो चेक किया जाता है वो डिडक्टिव थ्योरी होती है। यहाँ पे इसका भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रोसेस,
दो प्रकार की प्रोसेस होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। प्रोसेस के बेस पे दो प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव से आप समझ ही पा रहे हो, जो क्वालिटी को चेक करती है, रिसर्च की क्वालिटी को चेक करेगी। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च की क्वांटिटी को चेक करेगी। अब क्वांटिटी से मतलब नंबर का फॉर्म हो गया, कि मतलब जो डेटा होगा आपके नंबर के फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा डेटा। और आपका जो क्वालिटेटिव जाएंगे तो क्वालिटी बताएगी। क्वालिटी कौन बताएगा आपको? ये सब्जेक्टिव है ना। तो सब्जेक्टिव, अब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। मान लीजिए आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग में आप प्रस्तावना लिखी, तो आप क्या करेंगे? पूरा आप लिखते जाएंगे, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा कि आपको कैसे लिखना है। लेकिन आप यहीं पे यदि आएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च पे, आप जब मैथ्स का कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्मूले का एक स्ट्रक्चर होगा कि ऐसे लिखना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो वहां पे एक सिंबल हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, डेटा जो होगा स्ट्रक्चर्ड बेस पर हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म एरा को फॉलो करता है, जो क्वालिटेटिव होता है। देन जो क्वांटिटेटिव होता है वो पॉजिटिविज्म एरा को शो करता है, ठीक है। जो आप पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म जब आप पढ़ोगे तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी हम वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नॉलेज जो होगा, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड होगा, फैक्चुअल नॉलेज होगा, फिगर होंगे, डेटा होगा, डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी, नंबर, सिंबल बेस्ड एंड पॉजिटिविज्म को फॉलो करेगा। मतलब जब भी आप पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे तो डेटा वहां पर कैसा होगा? क्वांटिटेटिव डेटा होगा। और पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा पॉजिटिविज्म। तो इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं जब आप पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे, ठीक है। देन क्वालिटेटिव, अब इन पे ना जो भी हम रिसर्च पढ़ेंगे तो उस पर डेटा जो कलेक्शन की जो प्रोसेस है, कोई भी रिसर्च का हम टाइप करें, चाहे आप एक्सपेरिमेंटल पढ़े, तो इन प्रोसेस को हम जरूर फॉलो करेंगे कि हमारा डेटा हमने क्वालिटेटिव डेटा लिया या क्वांटिटेटिव डेटा लिया। जैसे हिस्टोरिकल आप रिसर्च करेंगे तो वहां पर आप क्या जाएंगे? सबसे ज्यादा जो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई एक ही इफेक्ट रहता है, दोनों चीजें आती हैं, बट ज्यादा क्या चीज आती है वो चीज देखते हैं। मान लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च लिया आपने, तो उसमें ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं आप नंबर का भी यूज करेंगे। बट डेटा की जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी, ये सारी चीजें जब चेक किया जाता है तो सबसे ज्यादा किन चीजों का सब्जेक्टिविटी आई आपके डेटा पे या ऑब्जेक्टिविटी आई, तो उस बेस पे हम उस रिसर्च को क्या बोल देते हैं कि वह क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ओके, बेस्ड ऑन आइडिया और कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट और आइडिया के बेस पर जब रिसर्च को देखा जाता है तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल और इम्पेरिकल। इम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होती है, जो आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपने दिखाया, ऑब्जर्व किया, चेक किया। तो वहां पे जैसे केस स्टडी की जाती है, केस स्टडी जो होती है आपकी एम्पेरिकल बेस्ड होती है ना, तो एक्सपीरियंस बेस्ड, वेरीफाइड और ऑब्जर्वेशन। एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड, जहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, वहां पे क्या हो जाता है? कॉन्सेप्चुअल। तो किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर रिसर्च दो प्रकार की होती है, कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। नेक्स्ट, इंक्वायरी। कोई आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च कैसी होगी? या तो स्ट्रक्चर्ड होगी या अनस्ट्रक्चर्ड होगी। स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी तो मतलब साइंटिफिक रिसर्च आप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं ना, साइंटिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। अनस्ट्रक्चर्ड तो नरेटिव, जो कथा कहानियां, जो पुरानी चीजों को हम फॉलो करते हैं उनको क्या करते हैं? अब यहाँ पे बायसनेस सबसे ज्यादा हो जाता है, बायस्ड होता है रिजल्ट नरेटिव में, क्योंकि जो चीजें आपने लिखी तो हो सकता है लिखी हुई देखी हो सकता है गलत भी हो सकती है, फिनोमिनोलॉजी जो घटनाएं हुई थी पुरानी उन चीजों के बारे में लिखना। बट आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रॉपर आप जब डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें टूल यूज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स की जो मेथडोलॉजी यूज करते हैं, और उससे आपका जो कंट्रोल ग्रुप है और जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दोनों को आप ऑब्जर्व करते हैं, दोनों की चीजों को देखते हैं, दोनों के डेटा को कंपेयर करते हैं, तब जा करके कहीं आपकी रिसर्च पूरी होती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है कि क्या क्या चीजें कर रही है। और नरेटिव रिसर्च हो गई, जैसे फिनोमिनोलॉजी और भी चीजें आ जाएंगी, है ना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। आपने क्या किया? थ्योरेटिकल जो रिसर्च हो गई ज्यादातर, कि आपने देखा डेटा, उस डेटा को बस बुक के थ्रू देखा या कहीं किसी से सुना, किसी से जाना, और उस चीज को वैसा का वैसा लिख दिया, तो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्टिव। किसी चीजों को डिस्क्राइब करना है यदि, तो वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोरिलेशन,
कॉज और इफेक्ट का जब रिलेशनशिप हम देखते हैं वेरिएबल पे, दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप चेक करते हैं ना, ये भी 3 प्रकार का होता है कोरिलेशन जब हम चेक करते हैं, जीरो कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड एक पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी इसी को बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर कोरिलेशन चेक करेंगे, कोरिलेशन रिसर्च होगी जब हम कॉज और जब दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन चेक करेंगे तो ये कोरिलेशन। एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट चेक किया जाता है वेरिएबल का। एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे, छोटी छोटी सी चीजों को आप एक्सप्लेन करते हुए और इस थ्योरी जनरेट करेंगे तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। देन नेक्स्ट होती है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल सभी को पता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी को पढ़ता है, एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल के भी जो सबसे बड़ी रिसर्च ये देखा जाए जो सबसे ज्यादा उससे पढ़ाई जाती है एक्सपेरिमेंटल, ये इसके टाइप होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं और उसके भी सब और होते हैं, जैसे जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आ जाती है, आपने सुना होगा एथनोग्राफिक और एक्स पोस्ट फैक्टो, केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इस टाइप से और भी रिसर्च आ जाएंगी, बट ये मेन है जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैम आपने इसके पहले जो बताए थे केस स्टडी, वो किसके सब टाइप, हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बताया, उसके बाद आपने एक 4-5 और रिसर्च बताया, तो वो किसके अंडर आ रहे हैं या अलग से बताया वो आपने? वो सब ना अलग अलग डिवाइड किए गए, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी कि वो सब अपने नेचर के अनुसार डिवाइड किया गया है। कि जैसे केस स्टडी हो गई, केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एक लंबे समय के लिए करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादातर जो देखा जाता है क्वालिटेटिव देखा जाता है, बट कुछ डेटा वहां पे नंबर के फॉर्म में भी हम लेते हैं तो क्वांटिटेटिव फॉलो करती है, बट मेजर एरिया क्या होगा उन चीजों को लेकर के हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जी मैम, तो वो अंडर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंडर आ जाएगा वो? हाँ, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी, आप अभी जो इतना बढ़ा है इनसे पूछ लीजिए, आप इन चीजों से कुछ पूछना है तो। ओके। वो जो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने बताया है, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशन और एक्सप्लोरिंग, और 4th और 5th पॉइंट है वो उसके सब अंडर है या उसके 4th और 5th पॉइंट है वो ये एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल? ये सब नहीं, ये सब 5 प्रकार हुए ना, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर ये 5 प्रकार की रिसर्च है ना। एक मैम बता देंगे डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी का बता देंगे एग्जांपल किस पर वो समझा रहे थे। एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव, ये जब हम रिसर्च पढ़ेंगे दोनों का हम ना ये भी करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं आपको डीपली अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का और एक्सप्लेनेटरी का। ओके मैम, आप फिर से बताएंगे सब डिटेल में ना, या भी हाँ, ऊपर ऊपर? ये सिर्फ आपको मैंने बताया कि रिसर्च को डिवाइड कैसे किया गया, मतलब हम पढ़ते तो हैं कि इतने प्रकार की रिसर्च हो गई हैं, बट उनको डिवाइड कैसे किया गया है वो चीजों को हमें देखना है। कि मतलब यदि आप देखें कि किसी का माइक ऑन है शायद ना, आप म्यूट कर लीजिए। तो आउटकम के बेस्ड पर यदि पूछा गया है तो 3 प्रकार की रिसर्च ही आएगी, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन भी अप्लाइड का ही पार्ट है, मतलब ये अलग से नहीं है, बट फिर भी इसको 3rd नंबर पे रखा गया है कि जो अप्लाइड है वो क्या करती है, ब्रॉडर उस पे बड़े स्केल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और जो एक्शन है वो क्या करती है, तुरंत प्रॉब्लम जो है इमीडिएट सॉल्व करती है किसी प्रॉब्लम को। तो दोनों चीजें एक ही हैं, बस थोड़ा सा उनका ये है कि एरिया बड़ा हो गया, छोटा हो गया है। देन लॉजिक का अप्लाइड है, हाँ अप्लाइड का ही सब टाइप है एक्शन का सब टाइप, अप्लाइड का सब टाइप एक्शन है, राइट? हाँ एक्शन है, हाँ, बट फिर भी हम इसको आउटकम बेस्ड पढ़ते हैं कि इससे आउटकम हमें बहुत जल्दी मिलता है, एक्शन से, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है, इसीलिए इसको आउटकम बेस्ड रखा गया है, आउटकम बेस्ड है। और आपने बताया जैसे स्पेशली एकेडमिक में ही यूज किया जाता है एक्शन? हाँ, स्पेशली इसलिए एकेडमिक में, क्योंकि एकेडमिक में क्या होता है, जैसे बच्चे हुए उनके प्रॉब्लम से, मान लीजिए आप उस पर भी देख लेंगे, करिकुलम पे भी देखेंगे, करिकुलम में कुछ चीजें प्रॉब्लम है तो तुरंत उन चीजों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, उस रिजल्ट को आप चेक करेंगे, रिजल्ट में चेक करने के बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको तुरंत फिर सुधार कर लिया जाएगा।
सुधारा जाएगा, फिर से अप्लाई कर दिया जाएगा। तो एक्शन में क्या होती है, एक साइकिल होता है ना। प्लान करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन फिर चेक करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही चीजें होती हैं। और प्रॉब्लम को मतलब बहुत जल्दी ही इमीडिएट सॉल्व कर दिया जाता है प्रॉब्लम को। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर उसमें सुधार, ऐसा ही क्लासली टेस्ट वगैरह जैसे हम लेते हैं। बिल्कुल। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ अभी हाँ जी, कोरोना के जो रिसर्च हो गए, तो अप्लाइड में आते हैं या एक्शन में आते हैं? देखिए, कुछ चीजें जब ना वैक्सीन बन रही थी, ठीक है, तो क्या किया गया, वैक्सीन बनाते समय पर तुरंत चेक किया गया है। उनको तुरंत चेक, मतलब वैक्सीन बनाई गई, किसी पर लगाया गया और तुरंत चेक किया गया, तो वो एक्शन बेस्ड हो गई। बट क्या किया गया, बड़े लेवल पे जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें टाइम तो लगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब वो अप्लाइड फॉर्म में आ गई। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, वैक्सीन बन रही थी, जब तक वैक्सीन बन रही थी उसको चेक कर रहे थे, वहां के वहां ही चेक कर रहे थे। एक दिन में बनाया, तुरंत चेक किया, फिर उसमें कुछ नया एडिशन किया, फिर चेक किया, तो वो क्या था, वो एक्शन रिसर्च को फॉलो कर रहे थे। देन जब बड़े रूप में जब उसको बन गई वैक्सीन और उसको लार्ज स्केल पे अप्लाई कर दिया, लार्ज स्केल पे अप्लाई करने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो अप्लाइड का फॉर्म आ जाती है। ठीक है। ओके मैम, थैंक ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है भाई? समझ तो आ रहा है ना? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दिया करिए, ठीक है। आ रहे हैं समझ। थैंक यू। कल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, है ना। और कल हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और रिसर्च, कोई एक रिसर्च का टाइप पढ़ेंगे जो कम टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पैराडिज्म का जो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो एरा है वो पढ़ेंगे, रिसर्च का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है मैम, इसके हिंदी में नोट्स होंगे क्या? हिंदी में नोट्स तो नहीं सॉरी मैंने आपको वही बताया था, आप ना बुक डाउनलोड करिए, मैं अभी सेंड कर देती हूँ, मेरे पास है हिंदी की बुक, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उससे देख लिया करिए एक बार। बाकी इजी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। थैंक यू।